अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर मरकूज़ हैं और दुनिया भर से सहाफ़ियों और मुख्तलिफ डेलीगेशंस का रुख पाकिस्तान की जानिब है। इसकी वजह यह है कि आइंदा चंद घंटों में इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान इंतहाई अहम और फैसला कौन यानी मेक और ब्रेक मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जो आलमी सियासी और मुआशी मंजरनामे पर इंतहाई गहरे असरात मुरतब करेंगे। इन मुज़ाकरात के सिलसिले में इस्लामाबाद में तैयारियाँ तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। वाज़ेह रहे कि ईरान और अमरीका के दरमियान तकरीबन 6 हफ्तों तक जारी रहने वाली कशीदगी और जंग के बाद ये पहली दफ़ा है कि दोनों ममालिक इस नौइयत के अहम मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा वापस आ रहे हैं और ये पाकिस्तान की सख्त और मुश्किल सिफारती कोशिशों के बाद मुमकिन हुआ है। अमरीका के नायब सदर JD वेंस इन मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द की क़यादत करेंगे और आज वो अमरीका से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं और मुतवक्के तौर पर कल सुबह वो इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। इस्लामाबाद के लिए रवानगी से पहले JD वेंस ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि हम मुज़ाकरात के मुंतज़िर हैं। मेरा ख्याल है कि ये मज़बूत होंगे। जैसा कि सदर ट्रंप ने कहा है, अगर ईरानी नेक नियति के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं तो हम यकीनन अपना हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप ने हमें काफ़ी वाज़ेह हिदायत दी हैं। We're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll, of course, see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. जबकि अब से कुछ देर पहले सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने धमकी आमेज अंदाज में लिखा है कि लगता है कि ईरानियों को ये बात समझ नहीं आ रही है कि उनके पास अब खेलने के लिए कोई कार्ड्स नहीं है सिवाय शॉर्ट टर्म में भत्ताखोरी के लिए बैनुल अक़वामी पानियों का रास्ता रोकने के। वो वाहिद वजह जिसकी बिना पर ईरानी जिंदा हैं वो है मुज़ाकरात। सदर ट्रंप ने इस वक्त अब से थोड़ी देर पहले ये सख्त बयान दे दिया है, जबकि इससे पहले अमरीकी मीडिया से बात करते हुए मुज़ाकरात से मुताल्लिक मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद जाहिर की थी। NBC न्यूज़ के मुताबिक सदर ट्रंप ने फ़ोन पर बात करते हुए कहा है कि वो ईरान के साथ अमन मुआहदे के हवाले से बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं कि ये मुमकिन है। और ट्रंप के मुताबिक ईरान के रहनुमा मुलाकातों के दौरान मीडिया पर बयानात के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में बात करते हैं, उनका रवैया ज़्यादा माकूल होता है। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि ईरानी हुक्काम इन तमाम बातों पर रजामंद हो रहे हैं जिन पर उन्हें रजामंद होना चाहिए, लेकिन अगर वो मुआहदा नहीं करते हैं तो ये उनके लिए बहुत तकलीफ दे होगा। इससे पहले लबनान पर इसराइल के हमलों और ईरान की तरफ से इन हमलों के जवाब में मुज़ाकरात से पीछे हटने की खबरों के बाद बुध को यह खबर सामने आई थी कि ट्रंप ने नेतन्याहू को फ़ोन करके उनसे कहा था कि वो लबनान में हमले कम करें ताकि मुज़ाकरात में कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। NBC न्यूज़ के मुताबिक सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को फ़ोन करने की तस्दीक करते हुए कहा कि मैंने नेतन्याहू से बात की है और वो लबनान में हमलों को थोड़ा कम कर रहे हैं। जबकि आज ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर और पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द के मुतवक्के सरबराह मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि 2 निकात जिन पर दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान बाहमी तौर पर इत्तफ़ाक़ हुआ है उन पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। पहला नुक्ता लबनान में जंगबंदी से मुताल्लिक है, जबकि दूसरा नुक्ता मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ईरान के मुंजमिद असासों की बहाली का मामला है। ये दोनों उमूर मुज़ाकरात के आगाज़ से पहले हर हाल में पूरे होने चाहिए। मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ की जानिब से ये अहम बयान मुज़ाकरात से पहले आया है, मगर हमें हमारे ज़राए ने बताया है कि ईरानी हुकाम की जानिब से ऐसे बयानात की वजह यह है कि ईरान ने जंग से मुताल्लिक एक सर्टन पोजीशन ली हुई है और ईरान के लिए अपने अवाम को मुतमईन करना भी ज़रूरी है। लेकिन ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात अब भी ऑन ट्रैक हैं और इनमें शामिल तमाम लोग अपने अपने शेड्यूल के मुताबिक इस्लामाबाद आएंगे और मुज़ाकरात करेंगे। हम आपको फिर बता रहे हैं कि हमारे ज़राए ये बात कन्फर्म कर रहे हैं कि बयान चाहे अमेरिका की तरफ से हो या ईरान की तरफ से हो, दोनों ने सर्टन पोजीशन ली है तो बयानात आ रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात अब भी ऑन ट्रैक हैं और इनमें शामिल तमाम लोग, तमाम अफराद अपने अपने शेड्यूल के मुताबिक इस्लामाबाद आएंगे और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। इस सारी सूरत हाल में JD वेंस के अलावा अमरीकी वफ़द में सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे। दूसरी जानिब ये तवक्को की जा रही है कि ईरानी वफ़द भी आज रात इस्लामाबाद पहुँच जाएगा। ताहम ईरान ने ताहाल अपने वफ़द का कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी वफ़द की क़यादत ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ करेंगे, जबकि वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी इस वफ़द का हिस्सा होंगे। आज दिन भर ऐसी खबरें सामने आती रहीं कि लबनान में इसराइली हमलों की वजह से ईरान मुज़ाकरात में शिरकत से हिचकिचा रहा है। ताहम
हमारे ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात हर सूरत होंगे और तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होंगे और इस वक्त तक सब कुछ ऑन ट्रैक है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान समेत चीन, तुर्की और मिस्र जैसे दोस्त ममालिक की कोशिशों के बाद अगरचे दोनों ममालिक मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार तो हो गए हैं और मुज़ाकरात होने वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ दोनों जानिब से अब भी एक दूसरे से मुताल्लिक सख्त बयान दिए जा रहे हैं, धमकियां भी दी जा रही हैं और शिकवे भी किए जा रहे हैं। आज अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से तेल गुजरने के मामले में बहुत गलत काम कर रहा है, जिसे एक तरह बेईमानी से भी ताबीर किया जा सकता है। ये हमारा मुआहदा नहीं है। इससे पहले सदर ट्रंप ने एक और पोस्ट करते हुए लिखा था कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने वाले टैंकर्स से फीस वसूल कर रहा है। बेहतर यह है कि वो ऐसा ना कर रहे हों, लेकिन अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो फ़ौरन इस अमल को बंद कर दें। ताहम कल रात को एक इंटरव्यू के दौरान ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादे ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुली है, लेकिन बहरी जहाज़ों को बारूदी माइंस और दीगर जंगी इक़दामात की वजह से ईरानी अफवाज के साथ रब्ता करना होगा। अमरीका समेत तमाम ममालिक के बहरी जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं, बशर्ते के वो ईरान से मुताल्लिक कोई होस्टाइल रवैया इख्तियार ना करें। I can tell you that until now, the Strait of Hormuz is open. Of course, there are technical restrictions because of the war zone and because of many arrangements that Iran did during the war. And this is why that all the ships that they would like to pass through the Strait of Hormuz, they have to communicate with our army and our military. When you say about technical difficulties and restraints, I'm assuming you're referring to mines. Including that, there are others, arrangements that Iran made for the time of war, and they are still in place. So we have maps, we have everything that we have to be careful that the safe passage of tankers and vessels. Would you allow American vessels? There is no difference except for hostile behavior of any kind, presumably, but we think that there is no sign of that for now. So everyone can pass this as usual. Of course, I said that within the restrictions that we do have. So whoever communicate, we provide safe passage. इसके अलावा ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा बराए सियासी उमूर मजीद तख्त रवांची ने इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से मुलाकात की है और कहा यह तय पाया है कि ईरान का 10 निकाती मंसूबा मुज़ाकरात की बुनियाद होगा। ईरान हमेशा सिफारतकारी और डायलॉग का खैर मकदम करता है, लेकिन हम ऐसा डायलॉग नहीं चाहते जो गलत मालूमात पर मबनी हो और जिसका मकसद धोखा देना और ईरान के खिलाफ दोबारा फ़ौजी जहारियत की राह हमवार करना हो। मजीद तख्त रवांची ने मज़ीद कहा है कि हम ऐसी जंग बंदी नहीं चाहते जो जहारियत करने वाले दुश्मन को दोबारा असलाह जमा करने और दोबारा हमला करने का मौका दे। हमने अपने दोस्तों को वाज़े तौर पर बता दिया है कि ज़मानतों के बगैर ये सूरत हाल दोबारा पेश नहीं आएगी। इससे पहले कल रात को ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का एक तहरीरी बयान भी सामने आया था और अपने वालिद आयतुल्ला खामनाई के चहलुम के मौके पर जारी बयान में ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुज्तबा खामनाई ने कहा कि इस्लाम और ईरान के दुश्मनों की जानिब से इनक़लाब इस्लामी के रहबर, उम्मत इस्लामी और हक़ के मुतलाशियों के कायद और ईरान और मज़ाहमत की राह के शहदाओं के सरदार अजीम खामनाई को शहीद करने के हौलनाक जुर्म को 40 दिन गुजर चुके हैं। गुज़िश्ता 40 दिनों रातों से रहबर के साथी और उनकी उम्मत के पैरोकार फ़िरौनों के सरों पर आग के गोलों की तरह बरस रहे हैं। आज इस तीसरे दिफाए मुक़द्दस के इस मरहले तक मुकम्मल यकीन के साथ कहा जा सकता है कि ईरान की बहादुर कौम इस मैदान जंग के यकीनी फातेह हैं। मुज्तबा खामनाई के बयान में मज़ीद लिखा है कि मैं ईरान के जनूबी हमसायों से कहता हूँ कि आप एक मौजज़ा देख रहे हैं, लिहाजा गौर से मुशाहिदा करें, मामलात को दुरुस्त तौर पर समझें, दुरुस्त जानिब खड़े हो जाएं और शयातीन के झूठे वादों से होशियार रहें। हम अब भी अपने जनूबी हमसायों की जानिब से एक मुनासिब रद्द-ए-अमल के मुंतज़िर हैं ताकि हम उनके साथ अपनी भाईचारगी और नेक नियति का इजहार कर सकें, लेकिन ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं होगा जब तक कि हमारे जनूबी हमसाए मुतकब्बिर ताकतों से किनारा कशी इख्तियार नहीं करते, जो उन्हें बेइज्जत करने और उनका इस्तेहसाल करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। मुज्तबा खामनाई ने मज़ीद कहा कि सबको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला के हुक्म से हम अपने मुल्क पर हमला करने वाले इन मुजरिमों को बग़ैर सज़ा के नहीं जाने देंगे। हम यकीनी तौर पर होने वाले तमाम नुकसानात का मुकम्मल हर्जाना तलब करेंगे और शहदा के खून का बदला और जंग में ज़ख्मी होने वालों के लिए मुआवजा भी हासिल करेंगे। वाज़ेह रहे कि जंग के पहले दिन ही अपने वालिद और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई की शहादत के बाद से मुज्तबा खामनाई मंजर आम पर नहीं आए हैं और ये खबरें भी सामने आई हैं कि वो जंग के दौरान ज़ख्मी हो गए थे और इसराइल और अमरीका की जानिब से निशाना बनाए जाने के ख़तरात की वजह से मंजर आम से गायब है और इस वजह से ईरान का सुप्रीम लीडर बनने के बाद भी उनका कोई वीडियो या ऑडियो बयान सामने नहीं आया है। ताहम उनके मुतअद्दिद तहरीरी बयान ज़रूर सामने आए हैं। इसके अलावा कल ईरान भर में शहीद अली खामनाई के चहलुम के मौके पर
हज़ारों अफराद उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए सड़कों पर निकल आए। ईरानी मीडिया पर नशर होने वाली वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि तेहरान समेत ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों अफराद अली ख़ामनाई की तस्वीर उठाए उनकी याद में निकल आए, जुलूसों में शरीक हुए। अल जज़ीरा के नुमाइंदे ने तेहरान में ऐसे ही एक जुलूस के दौरान शुरा से पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात और मुमकिना जंगबंदी के हवाले से उनकी राय भी मालूम की। देखिए इस हवाले से उनका क्या कहना था। हम अपने रहनुमा मुश्तबा खामनई के साथ खड़े हैं। हमारे इमाम को हमसे बिछड़े 40 दिन हो चुके हैं, मगर उनके जानशीन मुश्तबा खामनई हैं। अगरचा हमने अभी तक उन्हें नहीं देखा, लेकिन वो हमारे दिलों में एक खास मकाम रखते हैं। हम उनसे ताज़ियत करने आए हैं। इस जंग में शिकस्त ट्रंप की हुई क्योंकि वो अपने तय किए गए किसी भी वादे और मकसद को हासिल करने में नाकाम रहे। जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, मेरा मानना है कि हमारे निज़ाम हुकूमत को मुकम्मल तौर पर चौकस रहना चाहिए। सड़कों पर मौजूद अवाम और मैदान में मौजूद हमारी फौजी क़ुव्वतों की जानिब से जो मज़बूत इशारे मिल रहे हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए उन्हें ताकत की पोजीशन से मुज़ाकरात में दाखिल होना चाहिए। मेरा मुज़ाकरात करने वालों से एक सवाल है, क्या आप समझते हैं कि ऐसे शख्स के साथ मुज़ाकरात करना या उसके साथ बैठना मुमकिन है जो बार बार अपने वादे तोड़ता हो, जिसकी बेएतमादी न सिर्फ ईरान के हवाले से बल्कि हिज़्बुल्लाह, लिबनान, गजा और कई दीगर मुकामात के हवाले से भी बारहा साबित हो चुकी हो। जब भी हम 2 मरतबा मुज़ाकरात के लिए आए, हम पर हमला किया गया। हमें उस पर बिल्कुल भी एतबार नहीं है। इस हवाले से बात करेंगे। इस्लामाबाद में सहाफ़ी शहजाद इकबाल मौजूद हैं। शहजाद, बहुत शुक्रिया, आप इस्लामाबाद में हैं। जो सरगर्मियाँ हैं वो बता रही हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और क्या एक्सपेक्टेशन है? ऑन ट्रैक है मुज़ाकरात? क्या बता रहे हैं आपको? जी शाहज़ेब, बिल्कुल ऑन ट्रैक है मुज़ाकरात। जैसे आपने खुद कहा कि जो नायब सदर हैं अमेरिका के जेडी वेंस, वो अब निकल चुके हैं और एक्सपेक्टेड है अर्ली मॉर्निंग वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। इसी तरह ईरानियन वफ्द भी जो है वो पहुंच जाएगा पाकिस्तान। सऊदी वज़ीर ख़जाना, ऑल्दो कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका डायरेक्टली शायद ताल्लुक ना हो इन मुज़ाकरात से, लेकिन वो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो इस वक्त सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बिल्कुल टाइट है, और हुकूमत भी जो है वो बहुत कुछ नहीं बता रही है। वो दे आर वेरी टाइट लिप्ड। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्योंकि एक मीडिएटर, एक हसास रोल प्ले कर रहा है, तो फरीकैन तो बहुत सारे बयान दे देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास ये लेवरेज या लग्जरी हासिल नहीं है कि हम इस किस्म के बयान दे सकें। तो एवरीवन इज़ वेरी क्वाइट अबाउट इट। बहुत ही इसको डिस्क्रीट रखा गया है। लेकिन एक एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि देखिए बहुत से लोग इसका तजिया कर रहे हैं कि शायद ये 1971 में जो हेनरी किसिंजर मूवमेंट था पाकिस्तान का, उसके बाद इतनी बड़ी पाकिस्तान जो है वो रोल प्ले कर रहा है मीडिएशन का और सालिसी का। और वो मुल्क जिसके ईरान के साथ पिछले 1-2 साल पहले तक उन्होंने हमारे सरजमीन की वायलेशन की, पाकिस्तान ने जवाब दिया। वो मुल्क अमेरिका जो कि पिछले 20 साल ऑल्दो इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कहने को तो पाकिस्तान का एलाय था, लेकिन कभी पाकिस्तान को दहशतगर्दी के लेंस से देखा जाता था, कभी सिर्फ अफगानिस्तान के लेंस से में देखा जाता था। पाकिस्तान पे डबल गेम के इल्ज़ाम लगते थे कि पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये इल्ज़ाम लगते थे। लेकिन आज पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक रिलायबल पार्टनर है, एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर है, एक ऐसा मुल्क है जिसके मशरिक़ वस्ता में तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ ताल्लुकात हैं। शायद वाहिद ऐसा मुल्क है जो कि इस पोजीशन में है जिसका एतमाद सबको हासिल है, और वाहिद ऐसा मुल्क जो कि सामने आया। बहुत सारे मुल्क शायद और भी हो जिनके ऊपर एतमाद हो, लेकिन वो इस तरीके से सामने नहीं आए। तो एक एक्साइटमेंट भी है यहाँ पे लोगों में कि पाकिस्तान एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, और एक सीज़ फायर का मरहला हमने अबूर किया है। अब आगे इस मुस्तकिल जंगबंदी में इसको कन्वर्ट करना, उसमें पाकिस्तान का जो रोल होगा, उससे ना सिर्फ लाखों जाने बचेंगी, बल्कि जो एक ग्लोबल इकॉनमी है उसको बचाने के लिए पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो उसको लेके मुझे लगता है कि यहाँ पे साफियों में भी एक्साइटमेंट और खुशी ज़्यादा है। लेकिन ऑब्वियसली कुछ कंसर्न्स भी हैं, कुछ खदशात भी हैं कि कौन कौन इसमें एक स्पॉयलर का रोल प्ले कर सकता है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे ब्रेकडाउन हो सकता है मुज़ाकरात का। ये तमाम चीज़ें जो है इस वक्त इस्लामाबाद और क्या उम्मीद ज़्यादा है कि ब्रेक थ्रू हो जाए कि जब अमेरिका के नायब सदर आ रहे हों, और ज़ाहिर पहले स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर सारे मुज़ाकरात करते थे, खबर आई कि ईरान को उन पर एतमाद नहीं है, वो ईरान चाहता है जेडी वेंस आए। सदर ट्रंप का दरमियान में एक बयान रिपोर्ट हो गया था कि जेडी वेंस नहीं जाएंगे, मगर फिर जेडी वेंस का आना, तो इस संजीदगी जो है डेलीगेशन की, इससे लग रहा है उम्मीद ज़्यादा है कि कुछ ब्रेक थ्रू होगा। देखिए दोनों तरफ से बड़े हाई प्रोफाइल वफ्द आ रहे हैं ना, जेडी वेंस खुद आ रहे हैं स्टीव विटकॉफ और कुशनर के साथ, दूसरी तरफ ईरान के वजीर खारजा और जो उनके पार्लियामेंट के स्पीकर हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो दोनों तरफ से जो जिस किस्म के वफूद आ रहे हैं उसको देख के ये तो अंदाज़ा है
कि वो एक सीरियस टॉक्स के लिए आ रहे हैं। दूसरा, शाहजेब, अगर हम जितने बयान दिए गए हैं, जैसे अभी ट्रंप भी दे रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो हम दोबारा हमला करेंगे, वो उस पहले से भी ज़्यादा बड़ा हमला होगा, फिर ईरान कह रहा है कि हम भी बदला लेंगे और जवाबी जो भी नुकसान हुआ है उसका बदला लिया जाएगा, ये बयानात चलते रहेंगे। और इसमें बहुत सारे बयानात को हमें इस तरह भी देखना चाहिए कि एक डोमेस्टिक कंजम्पशन अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन ये आर्जी जंग पर अग्री कर जाना ईरान का भी अमेरिका का भी, मेरे ख्याल से ये एक बड़ी अहम इंडिकेशन है कि दोनों ममालिक ये चाहते हैं कि जंग बंदी हो, वरना शायद ये आर्जी जो सीज फायर है ये भी हम नहीं देखते। अमेरिका में बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर है, इस जंग की जो कॉस्ट है वो तो है ही, लेकिन अमेरिका में उनका इंटरनल प्रेशर, उनके अपने मागा के लोग जो उनके खिलाफ होना, बहुत सारे ऐसे लोग टकर कार्लसन की तरह जो डोनाल्ड ट्रंप को इक़्तिदार में लाने में उनका बड़ा अहम किरदार था, वो अब तनकीद कर रहे हैं। अमेरिका में ये एक इस जंग को अनपॉपुलर ना सिर्फ कहा जा रहा है बल्कि कहा जा रहा है कि इसराइल की जंग में अमेरिका शामिल हो चुका है। फिर ऑब्वियसली ईरान का बड़ा नुकसान हुआ, उनके सुप्रीम लीडर को शहीद करना, उनके ऊपर ये जाहिर सी बात है एक बड़ी जिम्मेदारी अपने लोगों की भी है, जंगी नुकसान अलग। तो ये देखते हुए यकीनन दोनों तरफ से इस बात पे संजीदगी है कि डायलॉग के जरिए किसी ना किसी नतीजे पर पहुंचाया जाए। और कहने वाले ये भी कह रहे हैं ना कि अब दोबारा उस जंग में एक हाई एस्केलेशन जंग में वापस जाने का शायद अमेरिका का भी मूड ना हो। ईरान ऑलरेडी एक कदम पीछे हटा अपनी उस पोजीशन से कि पहले वो परमानेंट सीज फायर मांग रहे थे, अब जो है वो आरजी जंग बंदी पे भी तैयार हो गए। तो इंडिकेशंस बड़े वाजे हैं कि बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं मसले को और दोबारा बैटलफील्ड में शायद जाने का दोनों मुल्क का इरादा ना हो। हाँ, कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जिस पे फौरी तौर पे जो है दोनों बात करेंगे। देखें, अमेरिका की तरफ से दो नुकात संजीदा लग रहे हैं। एक, जो न्यूक्लियर यूरेनियम इनरिचमेंट है उस पर वो शायद ईरान पे किसी किस्म की पाबंदी लगाना चाहेंगे, या अगर कोई बीच का रास्ता निकलता है तो हो सकता है जो मॉनिटरिंग है इसकी उसको जो है ज़्यादा सख्त बना दिया जाए। दूसरा, अमेरिका चाहेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो प्री 28 फरवरी की पोजीशन पे आ जाए, जबकि ईरान अब ये चाहेगा कि एक तो जो उसका नुकसान हुआ है वो पूरा किया जाए। अब वो दो तीन सूरतों में हो सकता है, या तो जो सैंक्शंस है वो उस पर हटाए जाएं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे उनको कोई टैक्स इकट्ठा करने दिया जाए, और जो उनके एसेट्स हैं उनको अनफ्रीज दिया जाए। तो वो ऑब्वियसली चाहेगा जो उनकी रिहेबिलिटेशन है उसमें ईरान सैंक्शंस के साथ तो आगे नहीं बढ़ सकता, तो वो कोई ना कोई कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जरूर चाहेंगे। दूसरा, ईरान ऑब्वियसली ये चाहेगा कि जो उनके इत्तेहादी हैं इस खित्ते में, लेबनान में हो, इसके अलावा हो, उनको जो है वो भी इस डील का हिस्सा हो, वो भी इस पीस डील का हिस्सा हो। ये मेरे ख्याल से क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि इसमें फिर तीसरा फरीक इसराइल भी आ जाता है, और इसराइल चाहेगा कि लेबनान के साथ जो भी मसाइल हैं वो बैठकर अमेरिका और ईरान ना हल कर रहे हो पाकिस्तान में, बल्कि उसमें इसराइल का डायरेक्ट जो है बायलैटरल कन्वर्सेशन हो विद लेबनान, वो मेरे ख्याल से उनकी ज़्यादा ख्वाहिश होगी। तो ये मेरे ख्याल से दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इसके बाद जो सारी चीज़ें हैं वो साइडलाइंस या कुछ लॉन्गर टर्म में शायद हल होती हुई नजर आए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की सालिसी ने दुनिया को एक बड़ी तबाही से आर्जी तौर पर बचाया हुआ है, और उम्मीद है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ये सीज़ फायर मुस्तकिल अमन में बदल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के पड़ोसी भारत में ऐसे वावेला मचा हुआ है कि जैसे अमेरिका और ईरान नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे थे, और भारत को पाकिस्तान से शिकस्त हो गई है, या पाकिस्तान ने भारत का कोई बड़ा नुकसान कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान की कोशिशों से होने वाली जंगबंदी से दुनिया के किसी भी मुल्क की तरह भारत का भी बहुत मुआशी फ़ायदा होगा, और भारत बहुत बड़े मुआशी नुकसान से बच जाएगा, बल्कि शायद बहुत सारे ममालिक से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भारत को होगा, और भारत बड़े एनर्जी क्राइसिस से बच जाएगा। मगर ऐसा लगता है कि भारतीय इंतहा पसंदों को खुद भारत समेत दुनिया की तबाही कबूल है, लेकिन पाकिस्तान की सालिसी में अमन कबूल नहीं है। पहले गोदी मीडिया में शोर मचाया गया कि पाकिस्तान जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन सीज़ फायर कराने में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि दुनिया पाकिस्तान पर भरोसा ही नहीं करती। लेकिन ट्रंप की डेडलाइन से सिर्फ 90 मिनट पहले पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान दोनों ममालिक को कायल करके दुनिया को बड़ी तबाही से बचा लिया। और ना सिर्फ अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तान पर भरोसा किया, बल्कि अपने पैगामात में पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा, और अब के जब पूरी दुनिया पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है। मगर फिर भी बीजेपी के इंतहा पसंद सियासतदानों और गोदी मीडिया ने अपनी नफरत जारी रखी हुई है, यहाँ तक कि अब के जब इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल अमन के लिए मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, तो भी गोदी मीडिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और पीस प्रोसेस से ज़्यादा पाकिस्तान गोदी मीडिया के आसाब पर सवार हो गया है। मगर भारतीय मीडिया का एक तबका जो अपने आज़ाद तज्जियों के लिए जाना जाता है, वो न सिर्फ मोदी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बना रहा है, बल्कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को भारत की खारजा पॉलिसी से बेहतर करार दे रहा है। मारूफ भारतीय सहाफ़ी अभिसार शर्मा ने कहा कि भारत अगर आज इस हालत में है और पूरे मंजरनामे से गायब है, तो इसके जिम्मेदार वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर ख़ारजा जयशंकर हैं। जबकि सहाफ़ी रवीश कुमार ने अपने वीलॉग में तज़किया किया कि पाकिस्तान हालिया कुछ अरसे में कैसे
कैसे अचानक ग्लोबल स्टेज पर आ गया और भारत पीछे चला गया, क्योंकि फिल्मों और हेडलाइंस से वर्ल्ड लीडर नहीं बना जा सकता। आपने तो ये कहा था कि भारत विश्व गुरु है भाई, सब लोग प्रधानमंत्री की सुनते हैं, तो इस पूरे घटनाक्रम से हम बाहर कैसे हैं? कुछ भी कहना। और आज भारत अगर इस स्थिति में है तो इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और मैं आपको बताता हूं कैसे। ईरान पर हमले से 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री इस्राइल में थे। वहां पहुंच के वो इस्राइल को फादरलैंड और भारत को मदरलैंड। ये क्या बात हुई भला? इस्राइल फादरलैंड, भारत मदरलैंड, फादर मदर, ये क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है साहब? इस पूरे मामले में इन्हें समझ ही नहीं आया कि हमें क्या करना चाहिए था। भारत की इस वक्त एक शानदार स्थिति होती है, मगर हमारी खामोशी की वजह से, एस जयशंकर की कायरता की वजह से, उनके नाकारापन की वजह से आज हम किसी स्थिति में कोई इंपैक्ट करने की स्थिति में नहीं है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। बातचीत एक बहुत बड़ी ग्लोबल घटना है। पाकिस्तान को ग्लोबल मंच तो मिला है, लेकिन आप इस एक घटना को फिलहाल अलग कर दें थोड़ी देर के लिए और इसके पहले के ग्लोबल संकटों और मंचों में भारत की ग्लोबल भूमिका की बात करें, याद करें, तो वहां से भी आपको इस समय की घटना को देखने में मदद मिल जाएगी। क्या पहले की ग्लोबल घटनाओं में भारत की कोई भी ठोस भूमिका आपको दिखाई दी? इस सवाल का हल खोजा जाना चाहिए। जरूर गोदी मीडिया को समझ नहीं आ रहा होगा कि उसने 12 साल लगाकर प्रधानमंत्री मोदी को ग्लोबल ब्रांड बनाया और वो ब्रांड बातचीत के इस्लामाबाद मॉल में नजर भी नहीं आ रहा। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार की सिफारिश कर दी, तब मजाक उड़ना भी था। लेकिन वही पाकिस्तान जुलाई 2025 में अमेरिका से ट्रेड डील कर लेता है। भारत आर्थिक सुपर पावर का दावा करता है, मगर आज तक ट्रेड डील फाइनल नहीं कर पाया। सिर्फ एक ढांचे को लेकर रजामंदी हुई है। उसकी शर्तों से भी यही लगता है भारत दबाव में ज्यादा है, अमेरिका फायदे में है। ट्रेड डील को लेकर ट्रंप ने कितना अपमानित किया, मगर भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी बोल नहीं पाए। इस दिन ट्रंप की डेडलाइन के कुछ घंटे रह गए थे, मार्केट डूबा जा रहा था, तभी खबर आती है पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए दोनों पक्षों को राजी कर लिया है और तभी दुनिया का मार्केट $3 ट्रिलियन ऊपर चला गया। एक घटना से किसी को नहीं समझना चाहिए कि भारत पीछे रह गया है, लेकिन यह जरूर समझना चाहिए कि फिल्में बनाकर और हेडलाइन छपवाकर आप ग्लोबल लीडर नहीं बन सकते हैं। इसके अलावा भारतीय सियासत में भी कुछ ऐसी आवाजें हैं जो अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ कर रही है। मारूफ भारतीय सियासतदान और कांग्रेस की सीनियर रहनुमा शशि थरूर ने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तानी जो कुछ कर रहे हैं वो अमन के लिए कर रहे हैं और हम भी यही चाहते हैं। पाकिस्तान के किरदार का एहतराम किया जाना चाहिए और हमें एक तनकीद करने वाले या नाराज मुल्क की तरह नजर नहीं आना चाहिए। What the Pakistanis are doing is working for a peace that we also want. I think we should actually be celebrating. In fact, the government of India's statement welcomed the peace. So we don't have to immediately sit back and think that Pakistan has pulled off some sort of masterstroke. But still, the fact that Pakistan is there doing this in Islamabad has to be respected. It is not in any case a defeat for us because they have some unique advantages that nobody else has. Let them work on that. But I think we should watch as an interested neighbor, not as a critic or not as a resentful country, because we have no interest in rooting for the failure of a peace process. इसी तरह मकबूजा कश्मीर की सियासी क़यादत भी अमेरिका ईरान सीज फायर के तनाजुर में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ कर रही है। मकबूजा कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं होते ये अलग मामला है, मगर पाकिस्तान ने वो किया है जो बाकी कोई नहीं कर सका। जबकि साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर में पाकिस्तान ने मरकजी किरदार अदा किया और पूरी दुनिया को जंग के दहाने से वापस ले आया। अब फेलियर या सक्सेस में उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये तो हमें मान के चलना होगा कि पाकिस्तान ने वो किया जो बाकी नहीं कर सके। मेरा अपना मानना है कि कहीं ना कहीं हमारे जो इजराइल के साथ ताल्लुकात हैं वो हमारी थोड़ी सी कमजोरी बनी, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये जंग सिर्फ इजराइल को चाहिए। शायद अगर हम इतना इजराइल के करीब नहीं होते तो शायद हिंदुस्तान वो कर सकती थी जो पाकिस्तान ने किया। हमारे लिए मुबारक दिन है कि जो पिछले कई दिनों से, महीने से ज्यादा हमारी मुस्लिम उम्मा बहुत ही मुसीबत में थी, बहुत
बहुत तकलीफ में थी जबकि ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल का जारहाना हमला हो गया। इसमें पाकिस्तान का जो रोल रहा उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि उन्होंने पूरी हमारे खिते को और पूरे दुनिया को जंग के दहाने से वापस लाए। भारतीय ओपोजिशन जमात कांग्रेस की जानिब से भी मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा कि ये भारत के लिए परेशानी की बात है कि पाकिस्तान ग्लोबल पॉलिटिक्स का खिलाड़ी बना हुआ है और भारत पूरे मंजरनामे से गायब है। और अब भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी और पूरी आला क़यादत खामोश है और सिर्फ भारतीय दफ्तर खारजा के तर्जुमान रणधीर जयसवाल बहुत मोहतात अंदाज में कुछ जुमलों पर मबनी बयानात दे रहे हैं। मगर जब इस आर्जी सीज़फायर तक पहुंचने से पहले गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान सालिसी की कोशिशों में मसरूफ़ था तो भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर ने इंतहाई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए जिस पर वो खुद ही तनकीद की जद में आ गए। जयशंकर ने जब अपने मुतनाज़ अल्फाज से सालिसी के किरदार की तौहीन करने की कोशिश की तो कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा ने शदीद तनकीद की और सवाल उठाया कि अगर दो ममालिक के दरमियान जंग रुकवाने के लिए सालिसी करना इतना ही तौहीन आमेज़ है तो मोदी हुकूमत रूस और यूक्रेन के दरमियान सालिसी की कोशिशें क्यों कर रही थी। हालिया अरसे में पाकिस्तान की गैर मामूली सिफारती कामयाबियों और भारत की नाकामियों को लेकर भारत में दिफाई तज्जियाकार और सहाफ़ियों के इस तज्जिए को पजीराई मिल रही है कि मोदी हुकूमत का ऑपरेशन सिंदूर भारत के गले पड़ गया है। मारूफ भारतीय दिफाई तज्जियाकार प्रवीण साहनी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का दुनिया में कद बढ़ गया है। दुनिया को जंग से बचाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है मगर तकलीफ भारत में गोदी मीडिया और मोदी के भक्तों को हो रही है। पाकिस्तान इस जंग को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है ताकि दुनिया में अमन आ जाए, दुनिया इकोनॉमिक रिसेशन से बच जाए, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई दुनिया भर के अवाम के लिए मुसीबत ना बन जाए। मगर भारत में गोदी मीडिया और मोदी के भक्तों को जलन हो रही है और वो ऐसे नाराज़ हुए बैठे हैं कि जैसे अमन हो गया तो इंडिया में जंग छिड़ जाएगी। ईरान भी इंडिया का इत्तेहादी है और अमरीका भी, मगर फिर भी अमन की कोशिश पर इसलिए तकलीफ है क्योंकि ये कोशिश पाकिस्तान कर रहा है और ऊपर से भारत में जो रीजनेबल और अमन की हामी आवाज़ें हैं उनकी भी ये भक्त ट्रोलिंग कर रहे हैं। इसलिए आपके सामने ये हकाइक रखते हैं कि पाकिस्तान की अमन की इस कोशिश का भारत को कितना फ़ायदा है। ये बात दुरुस्त है कि भारतीय इकोनॉमी पाकिस्तान से बड़ी भी है और मजबूत भी है। इकोनॉमी का साइज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स सब ज़्यादा हैं, बल्कि कई गुना ज़्यादा हैं। भारत के वो मसाइल भी नहीं हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हैं, मगर ये भी हकीकत है कि ईरान जंग से पहले भारतीय इकोनॉमी प्रेशर में थी और इस जंग ने उस प्रेशर को मजीद बढ़ा दिया है। इस साल भारतीय रुपया पूरे एशिया की सबसे बुरी कारकर्दगी दिखाने वाली यानी वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है और ईरान जंग के बाद भारतीय रुपये पर और प्रेशर पड़ा और वो मजीद गिरा तो इस करेंसी को सहारा देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक मार्केट में डॉलर्स सेल कर रहा है। तेल और गैस इंतहाई महंगा होने की वजह से भारत को ज़्यादा डॉलर्स खर्च करने पड़ रहे हैं क्योंकि भारत दुनिया का बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर है। और वैसे भी नाज़रीन, अगर ईरान जंग की वजह से दुनिया भर की मईशतों में रिसेशन आएगा तो क्या भारतीय मईशत महफूज रहेगी? क्या भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पहले ही गिर रही है वो मजीद नहीं गिरेगी? क्या दुनिया में डिमांड कम होने की वजह से भारतीय एक्सपोर्ट्स नहीं गिरेंगी? और जिस दिन सीज़ फायर का ऐलान हुआ तो क्या उसके बाद सिर्फ पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में इजाफा हुआ? जो भारतीय स्टॉक मार्केट गिर कर 72,000 पॉइंट्स पर चली गई थी, क्या वो अब 5,000 पॉइंट्स इजाफे के साथ 77,000 पॉइंट्स पर नहीं पहुंच गई है? यानी पाकिस्तान की कोशिशों से भारत और भारतीय अवाम का भरपूर फायदा हो रहा है, मगर गोदी मीडिया और मोदी के भक्तों को जलन हो रही है। 7 अप्रैल की रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कमर्शियल गैस ना होने की वजह से लोग परेशान हैं, कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, चीनी, खाने के तेल और दीगर अशिया की डिमांड गिर रही है। यहाँ तक कि सड़क पर समोसे और छोले भटूरे बेचने वालों का कारोबार ठप हो रहा है क्योंकि उनके पास पकाने को गैस नहीं है। क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा बड़ा एलपीजी इंपोर्टर है। 33 मिलियन मेट्रिक टन एलपीजी भारत इस्तेमाल करता है, जिसका 60% इंपोर्ट करता है और 60% का भी 90% मिडिल ईस्ट से, अरब ममालिक से इंपोर्ट करता है। और पहले अमेरिका के दबाव में मोदी हुकूमत ने 2019 से ईरान से ना कोई एलपीजी खरीदी और ना ही तेल खरीदा और अब दोनों खरीद रहा है और वो भी अमेरिका की इजाज़त से और ईरान से दरख्वास्त करके खरीद रहा है। इसके बावजूद भारत के तेल और गैस के 20 से ज़्यादा जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में फंसे हुए हैं। और ये 25 मार्च की अल जज़ीरा की खबर देखी है जिसके मुताबिक भारत में पुलिस को पेट्रोल स्टेशन पर खड़ा कर दिया गया है और वो भी ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी के गुजरात में है कि जहाँ पेट्रोल पंप्स पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं क्योंकि भारत की टोटल इंपोर्ट्स का 40% तेल स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से आता है जो ईरान जंग की वजह से बंद है। तो ज़रा सोचिए, पहले मोदी हुकूमत ने अमेरिका के कहने पर रूस से तेल खरीदना छोड़ दिया, हालांकि रूस भारत को 20% तक के डिस्काउंट पर तेल बेच रहा था और अब इस ईरान जंग की वजह से भारत फिर अमेरिका की इजाज़त से रूसी तेल खरीद रहा है, मगर इस बार रूस डिस्काउंट देने के बजाय 10 से 15% का प्रीमियम चार्ज कर रहा है। यानी भारत बहुत ज़्यादा डॉलर खर्च कर रहा है। तो बताइए
कि अगर पाकिस्तान की कोशिशों से जंग ख़त्म हो गई और अमन कायम हो गया तो क्या पाकिस्तान से ज़्यादा फ़ायदा भारत का नहीं होगा? तो फिर कोई मंतक समझ आती है कि एक तरफ पाकिस्तान अमन मुज़ाकरात करवा रहा है और दूसरी तरफ गोदी मीडिया और मोदी के भक्तों को जलन से सांस नहीं आ रहा है। तकरीबन 1 करोड़ भारतीय अवाम अरब ममालिक में नौकरी करते हैं। अगर जंग मजीद चलेगी तो अरब ममालिक की मईशतें मजीद गिरेंगी। तो क्या वहाँ काम करने वाले भारतीय बेरोजगार नहीं होंगे? इन ममालिक से भारत आने वाली रेमिटेंसेज यानी तरसीलात ज़र नहीं गिरेंगी? और क्या इससे भारत का करंट अकाउंट खसारा नहीं बढ़ेगा? पहले से भारतीय रुपया इस साल एशिया की सबसे ज़्यादा गिरने वाली करेंसी है, तो फिर इसके बाद क्या होगा? क्या सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान होगा? क्या सिर्फ इन ममालिक में काम करने वाले पाकिस्तानी बेरोजगार होंगे? क्या सिर्फ पाकिस्तान की रेमिटेंसेज मुतासिर होंगी या भारत की भी होंगी? या भारत के 1.25 अरब अवाम मुश्किल में पड़ जाएंगे? ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू में RBC कैपिटल मार्केट्स के अब्बास केशवानी ने कहा कि भारत का तिजारती खसारा पहले ही बहुत बढ़ रहा है और ईरान जंग की वजह से और बढ़ जाएगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के मुताबिक भारत का करंट अकाउंट खसारा, जो जंग से पहले GDP का 1% रहने की तवक्को थी, अब बढ़कर GDP का 2.5% हो जाएगा। जबकि ब्लूमबर्ग के इकोनॉमिस्ट अभिषेक गुप्ता के मुताबिक अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रही और तेल की कीमतें $125 फी बैरल तक पहुंच गई तो भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट का खसारा यानी डेफिसिट $130 अरब हो जाएगा। और ये भारतीय मईशत के लिए इतना बड़ा धचका होगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। अभिषेक गुप्ता के मुताबिक हालांकि ईरान जंग से पहले ये तवक्को थी कि भारत $10 अरब का सरप्लस देगा, मगर अब लगता है कि पिछले साल की तरह खसारा ही होगा। मगर पिछले साल $5 अरब का खसारा था और अगर ईरान जंग ना रुकी तो इस साल ये खसारा $125 अरब हो जाएगा। तो ये बताइए कि भारत का ये खसारा किसकी कोशिशों से कम होने की उम्मीद है? पाकिस्तान की कोशिशों से, जिससे किसको तकलीफ है? गोदी मीडिया और मोदी के भक्तों को। और सिर्फ तेल और गैस ही नहीं, दुनिया भर की एग्रीकल्चर के लिए फर्टिलाइजर और उसके रॉ मटेरियल का 1/3 यानी 1/3 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है। 2024 में 1 करोड़ 60 लाख टन फर्टिलाइजर अरब ममालिक और ईरान ने एक्सपोर्ट की थी। बरतानवी अखबार द गार्डियन के मुताबिक मिडिल ईस्ट दुनिया की सल्फर का 45% सप्लाई करता है, जो कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स के अलावा फर्टिलाइजर बनाने में एक इंतहाई अहम रॉ मटेरियल है। मगर अब इस सप्लाई का भी बड़ा हिस्सा बंद है और बाकी दुनिया में एक तो इतनी फर्टिलाइजर दस्तियाब नहीं है और जो है वो भी 60% महंगी हो गई है। मगर क्या इसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान और बाकी ममालिक के किसानों और आवाम को होगा? भारत को नहीं होगा? आइए हकाइक देख लेते हैं, क्योंकि इंसान झूठ बोल सकते हैं, हकाइक नहीं। नाज़रीन, मिडिल ईस्ट यानी मशरिक़ वस्ता दुनिया को 16 से 18% यूरिया, अमोनिया और सल्फर सप्लाई करता है, जिसका सबसे बड़ा खरीदार कोई और नहीं बल्कि भारत है, जो अपनी ज़रूरत का तकरीबन 40% यूरिया और फॉस्फेट अरब ममालिक से लेता है। यानी जंग चलेगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगी तो बाकी दुनिया के किसानों की तरह भारतीय किसान को भी फर्टिलाइज़र नहीं मिलेगी, और जो मिलेगी वो बहुत महंगी मिलेगी, जिससे फसलों की पैदावार कम भी होगी और फसलें महंगी भी होंगी और भारत की 1.25 अरब आवाम बाकी दुनिया से ज़्यादा भुगतेंगे। और अगर पाकिस्तान ने जंग बंद करवा दी तो भारतीय आवाम का फ़ायदा भी बाकी दुनिया से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि बरतानिया की लीड्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टिम बेंटन, जो फूड सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, उनके मुताबिक अगर किसानों ने अपनी फसलों में फर्टिलाइज़र का कम इस्तेमाल किया तो इसके तबाहकुन असरात 6 महीने बाद फसलों की कम पैदावार की सूरत में दुनिया भर में नजर आएंगे। और नाज़रीन, ईरान जंग के बाद भारतीय रुपया इतने दबाव में है कि भारतीय रुपए को सहारा देने के लिए भारतीय हुकूमत ने बैंक्स और दीगर इदारों को भारतीय रुपए की ऑफशोर और ऑनशोर डीलिंग्स और ट्रेडिंग पर कुछ पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं। आज ही ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक भारतीय हुकूमत की भारतीय रुपए को गिरने से बचाने की हिकमत अमली बैकफायर कर सकती है। और जेफरीज फाइनेंशियल ग्रुप के मुताबिक इन इकदामात से बैंक्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों का भारतीय इकोनॉमी पर एतमाद मुतासिर हो जाएगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पहले सदर ट्रंप के टैरिफ्स ने भारतीय मईशत को मुतासिर किया और अब ईरान जंग मुतासिर कर रही है, क्योंकि भारत को पहले ही मुसलसल दूसरे साल करंट अकाउंट खसारे का सामना है और ऊपर से इस जंग की वजह से तेल महंगा हो गया है। भारत का इंपोर्ट बिल और बढ़ रहा है और शायद इस 2 हफ्ते की सीज फायर से भारतीय मईशत को कुछ रिलीफ मिलेगा। किससे रिलीफ मिलेगा? ब्लूमबर्ग के मुताबिक सीज फायर से। और सीज फायर किसने करवाया है? पाकिस्तान ने। और सीज फायर पर जलन किसे हो रही है? गोदी मीडिया और मोदी के भक्तों को। नाज़रीन, इसलिए ज़रूरी है कि दोनों ममालिक में अमन की बात करने वाले लोग सामने आएँ। अगर पाकिस्तान दुनिया को आलमी जंग से बचा रहा है, ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन करवा रहा है, तो भारत से भी दोस्ती हो सकती है। और भारत में मोदी हुकूमत ने जंग करके देख ली, पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की कोशिश की, अपने बेस्ट फ्रेंड ट्रंप से उम्मीदें लगा कर देख ली, मगर सब कुछ बैकफायर कर गया। तो अब अमन को मौका दीजिए, आगे बढ़िए और हाथ मिलाइए। आपका मुल्क बड़ा है, मईशत भी बड़ी है, तो दिल भी बड़ा कीजिए। दुनिया को जंग से बचाने और अमन के पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम कीजिए
और ख़ुद भी अमन की तरफ बढ़ी है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, फिर अपनी तफसीलात रखेंगे ब्रेक के बाद। कल अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस रवाना हो गए हैं। ईरान का वफ़द भी आज रात पाकिस्तान पहुंचने की उम्मीद है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी उसामा बिन जावेद मौजूद हैं। उसामा, बहुत शुक्रिया। उसामा, आप ज़ाहिर तफसील से कवर करते रहे हैं, आपने दोहा से भी इस जंग को कवर किया है, पाकिस्तानी भी इस हवाले से आपसे बात करते रहे, आप अंदर की तफसीलात बताते रहे। नाउ उम्मीद है, क्योंकि ट्रंप के भी सख्त बयानात आ रहे हैं, ईरान की तरफ से भी सख्त बयानात आ रहे हैं, दूसरी तरफ जेडी वेंस रवाना हो गए हैं, क्या माहौल देख रहे हैं आप इस्लामाबाद में जब आप आए हैं? जी देखिए, इस वक्त माहौल तो यही है कि इस्लामाबाद की अपनी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन इस्लामाबाद का ये कहना है कि जी हम घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, पानी पीना या ना पीना वो उसकी मर्जी होगी। इस्लामाबाद के माहौल के बारे में ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी तक उम्मीद की फजा है यहाँ पर, और लोग को उम्मीद है कि दोनों वफूद पहुंचेंगे और ये मुज़ाकरात हो पाएंगे। मेरी बात हुई जिनीवा में कुछ लोगों से, जिनका ये कहना था कि यकीनी मामला क्योंकि इतने सेंसिटिव हैं कि उस पर एक हतमी राय देना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से आपको नजर आ रहा है कि आखिरी मिनट पे बहुत सारी बातें हो रही हैं। उन्होंने ट्वीट का जिक्र किया जो ईरानी स्पीकर मोहम्मद कालिबाफ की तरफ से की गई कि ये ईरान के लिए ऐसे मौके पर जब सारी दुनिया को नजर आ रहा हो कि इसराइल लबनान में क्या कर रहा है, ईरान इस टेबल पे बैठ नहीं सकता इल्ला ये कि उसे ये यकीन दहानी करा दी जाए कि एक सीज फायर होने वाला है। गालिबन कल लबनान में ऐसे मुज़ाकरात होंगे जिसपे इसराइल की तरफ से इस पे बात की जाएगी, और बहुत सारे लोगों की उम्मीद है कि शायद अमेरिका इसराइल को इस बात पर आमादा करने पर तैयार हो जाए। आपको याद रहे कि पाकिस्तान ने बार बार ये इस बात का इरादा किया है कि ये उन शराइत पर में मौजूद थी कि लबनान में एक सीज फायर होगा, जंगबंदी होगी, ताकि ये मामला आगे बढ़ सकें। लेकिन जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि दोनों तरफ डिट्रैक्टर्स मौजूद हैं, दोनों तरफ ऐसे लोग हैं जो अमन को सबताज करना चाहते हैं, चाहे वो तेहरान हो चाहे वाशिंगटन हो, और उसमें सबसे बड़ा जो अमन को खराब करने का मामला है वो इसराइल की तरफ से है। मतलब और ये क्योंकि अब ये तो ज़ाहिर ज़राए हमें भी कंफर्म कर रहे हैं कि मुज़ाकरात ऑन ट्रैक हैं, जो भी पब्लिक पोजीशनिंग हो रही है दोनों तरफ से मुज़ाकरात ऑन ट्रैक हैं, मगर जो दोनों तरफ के हमें डिमांड्स नज़र आती हैं उसमें आपको लगता है जब जेडी वेंस आ ही रहे हैं तो अमेरिका चाहता है किसी भी तरीके से ब्रेक थ्रू हो जाए? जी बिल्कुल, अमेरिका को आपको नजर आ रहा है कि सदर ट्रंप की जो एक एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आने का मकसद ही सिर्फ ये था क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया है कि चाहे वो अमेरिका के इक़्तिसादी मामलात हों या वो अमेरिका की दाखिली सियासी सूरत हाल हो, उन्हें इस जंग को मजीद तूल देने में कोई फायदा नहीं। हाँ, अब यहाँ पे ईरान को भी ये सब बात पता है कि वो ये चाहते हैं, तो ईरान कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा अपनी शराइत मनवा सके। कुछ ऐसे लोग जो ईरानी हल्कों के करीब हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के लिए तो सबसे बड़ी फतह ये होगी कि किसी तरीके से इस जंग को, इस सीज फायर को, इस जंगबंदी को तूल दे दिया जाए, क्योंकि ये वो मामलात हैं जो अब से नहीं बहुत सालों से हैं और उनको एक सिटिंग में खत्म कर लेना गालिबन मुमकिन नहीं होगा। तो ये इब्तिदा तो जरूर हो सकती है मुज़ाकरात की, लेकिन पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होगा। पाकिस्तान का जो किरदार रहा है और पाकिस्तान में होने वाले इन मुज़ाकरात की तवस्सुत से सारी दुनिया को ये पता चल चुका है कि यकीनन एक ऐसा सोल्यूशन मौजूद है जिसमें ये लोग आपस में बैठ के बात कर सकते हैं। सारे के सारे मामले में अब जबकि ईरान की, जैसा कि आपने भी कहा कि बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे 47 साल के हलतलब मामलात हैं जिसमें ईरान तो ये कह रहा है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस ख़त्म करें, हमारे जो मुंजमद असासे हैं वो भी रिलीज़ करें, मगर कम से कम ये गारंटी मिल सकती है ईरान को कि इसराइल बार बार नहीं कर रहा होगा ये कि अभी सीज़ फायर हुआ और फिर उनकी लीडरशिप खतरे में पड़ी रहे, जब इसराइल का दिल चाहे वो हमला कर दे। देखिए, ईरान के लिए सबसे बड़ी जो गारंटी है वो यही है कि आज जो उनके साथ हो रहा है, गुज़श्ता 6 हफ्तों से जो हो रहा है और जो पिछले साल हुआ वो दोबारा ना हो पाए। अब मुश्किल इस बात की ये है कि आखिर अमेरिका और इसराइल की गारंटी लेगा कौन? ये आपको कहीं ना कहीं पे जाके इस खत्ते की ताकतों को उसमें शामिल करना पड़ेगा, इस मशरक़ वस्ता के लोगों को भी, तुर्की को भी, मिस्र को भी, पाकिस्तान को भी, और क्योंकि ईरान इस वक्त नहीं चाहता तो यकीनन उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है कि उनके पास इस बात की गारंटी मौजूद हो कि अमेरिका और इसराइल दोबारा ये नहीं करेंगे, लेकिन कौन है ऐसा फरीक जो ईरान के लिए काबिल कबूल होगा, जो
अमेरिका के लिए काबिल कबूल होगा कि वो गारंटी दे दे। तो ये बहुत सारी चीजें, क्योंकि आपको ये एक्सट्रीम पोजीशंस नजर आ रही हैं, तो इसको एक विश लिस्ट तो कहा जा सकता है कि वो चाहते हैं कि इन तमाम बातों पे अमल दरामद हो, लेकिन उस विश लिस्ट को अमली तौर पे पॉलिसी में तब्दील होने में बहुत फासला है दोनों के दरमियान। तो यकीनन इन तमाम मामलात में वक्त लगेगा और इन तमाम मामलात को सॉल्व करना एक पॉसिबिलिटी जरूर मौजूद है, जिसका आपको 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो JCPOA कहा जाता है, ईरान की न्यूक्लियर डील में आपको नजर आएंगे उसके खदोखाल कि यकीनन ईरान को ऐसे माशी फवाइद दिए जा सकते हैं जिससे ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को, आबनाए हरमुज को और अपने बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरे मामलात को किसी हद तक कंट्रोल कर सके। तो ऑफ रैम्प्स मौजूद हैं। पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है, खत्ते के बहुत सारे ममालिक हैं जिनकी भरपूर कोशिश है, लेकिन ईरान और अमेरिका को आपस में ही तय करना पड़ेगा कि वो क्या खदोखाल हैं जिसपे वो एक दायमी जंगबंदी की तरफ जा सकते हैं और इस खित्ते को इस मुस्तकिल तकलीफ से निजात दे सकते हैं, क्योंकि जिस सिर्फ ईरान और अमेरिका और इसराइल तक महदूद नहीं, ये पूरा खित्ता, चाहे वो पाकिस्तान हो, सऊदी अरब, उन तमाम के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया उसामा तफसीलात। उम्मीद करते हैं कि ब्रेक थ्रू होगा जब कल मुज़ाकरात होंगे। आज के बाद हमें दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।